Khabarbazi. Not so sure about this section. वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ नॉट सो श्योर। अगर आप यहाँ सिविलाइज्ड, काम और बैलेंस कन्वर्सेशन के लिए आए हैं तो रॉन्ग टैब खोला है आपने। पर अगर आप चाहते हैं कि कोई फाइनली वो बात कहे जो सब सोचते हैं पर कहता कोई नहीं, तो बिल्कुल सही जगह है आप। ये है नॉट सो श्योर, जहाँ पैनल लाउड है, पॉइंट शार्पर है और साइलेंस स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा एजेंडा है कि व्हाट इफ यूएसए न्यूक्स ईरान। अगर यूएसए ईरान पर न्यूक्लियर बम मार दे तो क्या हो सकता है? अभिनय जी बताइए आप जरा। थैंक यू अभिषेक। तो द थिंग इज कि अगर ये बहुत लंबा चलता है, राइट, और ये जैसा संभावना है कि ईरान और यूएस दोनों रुकने वाले नहीं है। यूएस फिर भी रुक जाए, बट इजराइल नहीं रुकने वाला है। और इजराइल के अंदर जो ज्यूइश लॉबी है वही यूएस को कंट्रोल करती है, राइट। मेन वही है। हाँ। तो अगर ये वॉर लंबा चलता है, हाँ, तो अगर लंबा चलता है ये वॉर, राइट, तो यूएस को कहीं ना कहीं अपना सुपर पावर होने का वो दिखाना होगा कि हम सुपर पावर हैं, राइट। तो उस समय बिकॉज अब यूएस को कोई कंट्रोल तो कर नहीं सकता, कोई भी कंट्री वो खुद ही सबको कंट्रोल कर रहा है। अगर उनको वॉर खत्म करना है, हाँ, तो हो सकता है कि यूएस अगर न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करे तो रशिया जो 4 साल से फंसा हुआ है यूक्रेन में, इवन न्यूक्लियर वेपन्स रशिया के पास भी है और मिलिटरीली रशिया को भी कोई टच नहीं कर सकता है। तो रशिया भी हो सकता है यूक्रेन के ऊपर वो न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सके। ये बहुत बड़ा पॉसिबिलिटी है और इसमें मतलब इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। अगर वॉर को खत्म करना है तो लास्ट ऑप्शन यही दिखता है। तो अगर यूएस किया तो रशिया बिल्कुल नहीं रुकेगा, क्योंकि रशिया को तो मौका ही चाहिए यही सब चीज करने के लिए कि भाई वो बस अभी सब, हाँ, वो बस अब इंतजार कर रहा है कि कोई पहल करे, बाकी फिर हम तो देख लेंगे। हाँ। जैसे अभी नॉर्थ कोरिया इंतजार कर रहा है सबको कि कोई बुलाए तो हमको वॉर में मार के धुआं कर देंगे पूरा इलाका। हजरात कर देंगे। वो मीम चल रहा है ना। अरे हाँ, इससे ये हुआ ना, अभी ये याद आया, नॉर्थ कोरिया में पता है इलेक्शन हुआ था। क्या बात कर रहा है? 99.9% वोट इसी को मिला, जो 0.1% उसको स्टेडियम में जाके गोली मार दिया। और बोला है 100% वोट लाने की कोशिश करेगा। जिसको गोली मारा है उसका फैमिली सब अगले बार उसी को वोट देगा। बहुत फेमस है ना। और उसका एक मीम बहुत फेमस है ना कि आजकल वॉर चल रहा है, कोई उसको इनवाइट नहीं कर रहा है। तो मिर्जापुर का एक मीम नहीं है, जब आप योग्य हो और कोई आपकी योग्यता को ना पहचान रहा। बात तो सही है। मतलब बाकी सबसे ज्यादा उतावला वही है नॉर्थ कोरिया कि भाई कोई बस अगर बोल तो दे कि भाई तुम मारो। वो एक बोलेगा तो पहले 4 मारेगा। और वो ट्राई भी किया था, लगता है कि 1-2 हफ्ते पहले उसने ट्राई भी किया था जापान पे मारा था, जापान के बगल में। हाँ, वो तो चाइना बोला था इसलिए मारा था ना। नहीं, वो तो, अरे नहीं, वो तो वॉर हेड भेज रहा था ये जापान और क्या बोलते हैं, साउथ कोरिया। हाँ, साउथ कोरिया इधर। हाँ, तो ये लोग इधर मार दिया कि देखो ले जा सकता है तो ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और जानता है अभी वर्ल्ड एक और ट्रिगरिंग पॉइंट पे खड़ा है कि वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है या नहीं। मतलब देखो अभी क्या हुआ है ना कि जैसे वेनेजुएला का जो है बंद कर दिया, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा लिया गया है, और इधर ईरान पे लोग अटैक कर रहे हैं, राइट। तो वेनेजुएला जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, मतलब ये था, मतलब जो सब ये था मतलब पेट्रोल और ऑयल, हाँ, एक्सपोर्टर, हाँ, नहीं, वो तो कटा ही था, एक्सपोर्टर था क्यूबा के लिए, राइट। अब क्यूबा के पास ना तेल है ना गैस है। पूरा क्यूबा को अगर देखा जाए तो क्यूबा में बिजली ही नहीं है। पूरा क्यूबा कंट्री जो है ना, मतलब अंधेरे में जी रहा है पिछले 1-2 हफ्ते से। हाँ, 1-2 हफ्ते या 3 हफ्ते से जो भी टाइम से हुआ, वो पूरा अंधेरे में जी रहा है। उनके पास ना बिजली है ना कुछ, और वहाँ बहुत सारा मेडिसिन बनता है, कैंसर का मेडिसिन बनता है, और बहुत सारे पेशेंट हॉस्पिटल में ऐसे ही मर रहे हैं। और यूएस क्या कर रखा है जानबूझ के, पूरा का पूरा उनके जो सी रीजन है, उस मतलब जो उनका आइलैंड, क्यूबा तो आइलैंड है ना, आइलैंड कंट्री है, उसके आसपास जितने भी मतलब प्लेसेस है, वहाँ अपना वॉरशिप डिप्लॉय करके रखा है कि कोई भी शिप जो मतलब क्रूड ऑयल लेके या फिर कुछ भी वहाँ एक्सपोर्ट ना कर सके। तो रशिया क्या किया है कि एक पूरा का पूरा शिप अपना जो है जिसमें क्रूड ऑयल है वहां पे भेज रहा है। अगर यूएस उस शिप को रोकने का कोशिश करेगा, जो कि हमको चांसेस लगता है नहीं रोकेगा, अगर रोक दिया तो ये भी एक और ट्रिगरिंग पॉइंट हो सकता है। रशिया का है, क्योंकि रशिया का है, रशिया फिर सब चोरी में नहीं रहता है कि भाई तुम मेरा जहाज रोक दो और हम तुम्हें छोड़ देंगे। क्योंकि अपने जहाज के नीचे सबमरीन भेज सकता है मिसाइल मारने वाला। एक चीज बता, रशिया अगर सुपर पावर की तरह काम कर रहा है तो इतना सारा सैंक्शन कैसे लगा सकता है यूएस?
तो रशिया सुपर पावर होने का संबंध देखो, पहली बात देखो, सुपर पावर होने का क्राइटेरिया ये नहीं है कि तुम पर कोई सैंक्शन नहीं लगा सकता। सुपर पावर होने का क्राइटेरिया ये है कि तुम्हारे पास पहली बात नहीं, गलत बात है। सुपर पावर का पहली बात डेफिनेशन पता होना चाहिए। सुपर पावर में दो चीज आता है, ठीक है, इकोनॉमिक सुपर पावर और मिलिट्री सुपर पावर। मिलिट्री सुपर पावर, हाँ, मतलब दोनों चीज है, पैसा और मिलिट्री दोनों तगड़ा है तो तुम ऑलरेडी सुपर पावर हो। सुपर, हाँ। अब रशिया के पास पैसा नहीं है, रशिया बहुत इकोनॉमिकली सुपर पावर कंट्री नहीं है। हाँ, मिलिटरीली बहुत ज्यादा है, मिलिटरीली बहुत स्ट्रॉन्ग है, और उसके पास थोड़ा मोड़ा जो मिनरल्स है, गैस वैस है, वो उनके पास है। बट इकोनॉमिकली रशिया जो है बहुत सुपर पावर कंट्री नहीं है, इसलिए उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दिया जाता है। हाँ, अब रहा बात, एक रिसेंटली एक सैंक्शंस लगाया गया था ईरान के ऊपर, कि ईरान से जो भी तेल खरीदेगा उस कंट्री को सैंक्शन लगाया जाएगा। तो 2008 या 10 या 12 तक, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर डेट कौन सा है, इंडिया उससे पहले ईरान से तेल खरीदता था, लेकिन जब सैंक्शंस लगा तो ईरान ने तेल खरीदना बंद कर दिया। बट सेम चीज चाइना तेल खरीदता रहा। रीजन, इंडिया बंद कर दिया ईरान से तेल खरीदना, बट चाइना खरीदता रहा है अभी तक। अभी जो वॉर से पहले तक तो खरीद ही रहा था उसे तेल, और कोई उसको रोक नहीं पाया। क्यों? क्योंकि चाइना इकोनॉमिकली इतना आगे जा चुका है, तो उसके ऊपर सैंक्शंस लगाया नहीं जा सकता है। उसका मैन्युफैक्चरिंग पावर, मतलब दुनिया का जितना भी, अमेरिका का आधा से ज्यादा कंपनी तो उसी पे डिपेंडेंट है, तो कैसे सैंक्शन लगा दे? हाँ, जितना भी, हाँ, बोइंग हो, टेस्ला हो, सबका, एप्पल हो, सबका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वही है, चाइना में लगा हुआ है। दुनिया का जितना बड़ा कंपनी, सैमसंग हो गया, सोनी हो गया, पैनासोनिक हो गया, सबका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। अगर चाइना पर ही सैंक्शन लग जाएगा, चाइना से बिजनेस किया जा सकता है। रशिया केस में ऐसा नहीं है, रशिया देता ही क्या है दुनिया को, एक्सेप्ट वेपन्स। अगर रशिया को देखा जाए, तेल तो तेल तो कहीं से ही मिल सकता है, राइट। तेल तो यूएस के पास खुद का है, यूएस के पास खुद का भी तेल है, राइट, वो गल्फ कंट्री से भी ले रहा है। तो टेक्निकली रशिया किसी को अफेक्ट नहीं करता है। डाबर का तो है ही तेल लगाना, लेकिन नाम नहीं मिट रहा है। तो बात वही है ना। तो बात यह है कि रशिया कोई सुपर पावर है नहीं, मिलिटरी सुपर पावर है, जो अटैक नहीं कर सकता, इकोनॉमिकली वो कुछ प्रोड्यूस करता नहीं है, तो उसके ऊपर सैंक्शंस लगाने से प्रोड्यूस करता है, और दुनिया को कुछ देता भी तो कहाँ है? अमेरिका भी तो कुछ टेक्नोलॉजी भाई, टेक्नोलॉजी दुनिया, सारी की सारी टेक्नोलॉजी दुनिया में अमेरिका की है। एक बात दुनिया टेक्नोलॉजी से चलता है। ट्रम्प अपने भाषण में बोला कि एक बार आने दो शासन में, रशियन बंटवाएंगे राशन में, ठीक है, इसीलिए जीत गया वहां पे। द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, हम जो बात रशियन बंटवा दिया क्या? चलो हम लोग भी वीजा लेके। टेक्नोलॉजी भाई, तब तो यूएस का ही है। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, AWS, एजोर, गूगल, राइट, ये तीन जो प्राइम, मतलब यूएस का, IBM, ये सब जो प्राइम जो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है किसका है? यूएस। सही बात है यार, जितना सोशल मीडिया साइट सब यूएस का, जितना भी बड़ा टेक्नोलॉजी जो होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट, सी, जावा, सब कुछ सिलिकॉन वैली में प्रोड्यूस हो रहा है भाई। दुनिया को वही कुछ दे रहा है सब कुछ। रशिया का इकोनॉमी अभी कितना है? ईरान का जो प्रेसिडेंट कैसे उठाएगा? 2.5 होगा, ज्यादा नहीं होगा। हाँ, 2.5 होगा, हाँ, उसी के आसपास होगा। तो कुछ प्रोड्यूस नहीं करता भाई, उसका खुद का जो ऑयल है, और वेपन सप्लाई करता है, थोड़ा मोड़ा गेहूं और खाद वाद वो सप्लाई करता है दुनिया को। गेहूं कहां से उगा? तो कोई बहुत ज्यादा सप्लाई, इतना ठंडा छोटा मोटा कंट्री नहीं है भाई। उसके पर लैंड बहुत ज्यादा। ईस्टर्न सेक्शन, हाँ, रशिया का ईस्टर्न सेक्शन जो है ना, वहाँ बहुत ज्यादा बर्फ है, लेकिन जो वेस्टर्न सेक्शन जो यूरोप साइड है, वहाँ खेती होता है। यूक्रेन के आसपास, हाँ, मेन तुम्हारा उसका जो क्या बोलते हैं, आबादी तो बसा हुआ है, इधर ही बसा हुआ है, वेस्ट के साइड बसा हुआ है, बाकी तो इधर पूरा खाली ही है। हाँ, अभी रहा बात की टेक्नोलॉजी का बात हो रहा है, तो यूएस इस लेवल का टेक्नोलॉजिकली एडवांस है कि रिसेंटली जो है ये हुआ था, क्या कहते हैं, ईरान का जो प्रेसिडेंट था, सॉरी प्रेसिडेंट सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अल खमीनी, वो जहाँ रहता था उसके आसपास का सारा सीसीटीवी को हैक कर लिया गया था। क्यों हैक किया गया था? क्योंकि वो एक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करते थे, राइट। वो सुबह उठ के कहाँ जाता है, क्या करता है, सब कुछ क्या करता है, इजराइल ने सब कुछ हैक किया हुआ था यूएस की हेल्प से, राइट। और जिस दिन उनको मारना था वो मार दिया। सेम चीज हुआ यहाँ पे वेनेजुएला के प्रेसिडेंट के साथ। तो टेक्नोलॉजिकली लोग बहुत एडवांस है भाई, किसी भी कंट्री को लोग क्रिपल कर सकता है 2 मिनट के अंदर। तो अभी कुछ दिन पहले भी तो तुम्हारा ये दिखा रहा था कि मतलब चाइना जो है यूएस मिलिट्री बेस का जितना भी लोकेशन है वो ईरान को दे रहा था, और ईरान उस पर मिसाइल मार दे रहा था, जो 5-6 को उसका मिलिट्री बेस डिस्ट्रॉय कर दिया। तो चाइना के पास भी टेक्नोलॉजी अच्छा है जो, तभी तो चाइना के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाया जा सकता है, राइट। चाइना को इकोनॉमिकली क्रिपल करने का क्या तरीका है? चाइना को इकोनॉमिकली क्रिपल करने का तरीका है कि चाइना जहां से तेल लेता हो, जो अपने करेंसी में, वेनेजुएला से, ईरान से, वहां पे अपने करेंसी में तेल लेता था, राइट, उनको मार हटा दिया। हाँ, तो फिर रशिया से लेता था, लेकिन रशिया को तो कंट्रोल नहीं करा सकता है, इकोनॉमिकली उनको ऊपर सैंक्शंस लगा दिया गया, उनको ऊपर वॉर नहीं करा सकता। रशिया से चाइना तक तो डायरेक्ट रेलवे बना हुआ है, रशिया से चाइना पूरा। अरे हम करेंसी का बात करें, करेंसी वो लोग डॉलर में ट्रेड नहीं करता है, वो लोग डॉलर में ट्रेड नहीं करता है, वो लोग अपने लोकल करेंसी में करता है। और सेम चीज ईरान के साथ भी था, सेम चीज वेनेजुएला के साथ भी था, लेकिन वेनेजुएला और ईरान को हटा दिया। अब बचा कौन है? रशिया। तो रशिया पर कर नहीं सकते, इकोनॉमिकली सैंक्शन लगा दिया गया है, समझे। तो चाइना को कंट्रोल करने का तरीका है। अभी रिसेंटली तुम सुना होगा कि
तुम्हारे कहने का मतलब कि ये क्या? सब कुछ चाइना का कंट्रोल करने के लिए कर रहा है? बिल्कुल चाइना को इकोनॉमिकली कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा है, बिल्कुल। जब हाथी उनका बेलगाम हो उनका- जाए, हाथी पगला जाए तो उसको कंट्रोल हाँ। करने के लिए शांत हाँ, करने कुछ के ना लिए कुछ चाहिए करना ना कुछ तो करना पड़ता है। रिसेंटली दिल्ली में कोई समिट हुआ था, उसमें कोई यूएस का कोई रिप्रेजेंटेटिव या मेजर रहा होगा, मतलब उसका एग्जैक्टली मुझे नाम नहीं पता है, उसने क्या बोला था कि जो गलती हमने चाइना के साथ किया, राइट, वो इंडिया के साथ वो नहीं गलती हम करेंगे। इंडिया के साथ नहीं करेंगे। हाँ। पहले से हमने क्या गलती किया, एक टाइम पे जब वर्ल्ड में दो सुपर पावर हुआ करते थे, यूएसए और यूएसएसआर, राइट, यूएसएसआर तो टूट गया, लेकिन जब यूएसएसआर के अगेंस्ट किसको खड़ा किया गया था? चाइना को खड़ा करने में जितना मैन्युफैक्चरिंग ये सब जो भी होता है, ये किसका दिया हुआ है? राइट, यूएस का दिया हुआ है ना। हाँ, यूएस यूएस का दिया हुआ है। यूएस उस समय नहीं सोचा होगा कि चाइना इतना बड़ा हो जाएगा कि मतलब उसी को हाँ। देगा। वो लोग बस जैसे इंडिया में कैसे अभी अपना सर्विस एक्सपोर्ट कर रहा है, तो वैसे वो लोग हाँ। चाइना में अपना मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट किया हो कि भाई तुम लोग एक्सपोर्ट किया। सस्ता लेबर है, तुम लोग हम लोग को मैन्युफैक्चर करके हाँ। दो, अरे, फिर हम उस चीज तो उसको हम लोग अपने इसमें कंट्री में लीड के लिए इसमें- किया ना वो उस समय। हाँ, हाँ। इसमें यूएस गलती क्या किया? गलती तो नहीं था ना, ये तो जाने अनजाने में हुआ। एग्जैक्टली, गलती हमेशा गलती को हुआ जानबूझ के नहीं करता है, हाँ, वही गलती हो जाता से है। होता है। अच्छा तो भाई, तो तुमको नहीं पता अगर वही चीज तुम अगर इंडिया के साथ देखो, तो वही जैसे बोला ना चाइना- कि हम हाँ। साथ किए हैं, वो हम इंडिया के साथ नहीं होने देंगे, राइट, इंडिया के साथ नहीं करेंगे, मतलब जान गया कि इंडिया के पास भी सेम पॉपुलेशन है, चीप लेबर है, अगर हम ऐसा करते पॉपुलेशन हैं सेम आज है, नहीं। लेकिन यहाँ का जो लीडर्स है ना, वो विजनरी नहीं है जैसे चाइना का था। अरे प्रॉब्लम क्या है ना कि इंडिया में क्या है, डेमोक्रेसी है, राइट, और डेमोक्रेसी का प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को वोट लेना है, पावर में रहना है, ठीक है, पावर में रहने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आप बांटोगे रिलीजन के नाम पे, आप बांटोगे फ्रीबीज के नाम पे। लोग क्या होता है, इलेक्शन जीतना है, 5 साल आप काम नहीं किए, आखिरी 6 महीने में पैसा बांट दो, लोग आपको वोट दे देगा, आप इलेक्शन जीत जाओगे, राइट। ये चीज कहां से स्टार्ट हुआ? दिल्ली में स्टार्ट हुआ, फ्री बिजली फ्री पानी, और धीरे धीरे अब हर स्टेट इसको फॉलो कर रहा है। ये election जीतने चीज के लिए। सिंगापुर में क्यों नहीं हुआ? ये हाँ? चीज अमेरिका में क्यों नहीं हो रहा है? ये चीज जापान में क्यों नहीं हो रहा है? नहीं बता रहे, बता रहे, सिंगापुर, जापान या यूएस में क्यों नहीं हुआ, हम बता देते हैं। पहला बात, सिंगापुर में ये कैपिटलिज्म का वेव कब आया था? आई थिंक 1970s के आसपास आया था। तो ली कुआन जो था, जो उसका जो सिंगापुर प्राइम मिनिस्टर का जो मॉडर्न आर्किटेक्ट जिसको बोला जाता है, उसने पता पहला काम क्या किया था? हाँ, जो भी डेट याद नहीं है, उसने पहला काम ये किया था कि अपोजिशन को जेल में डाल दिया था। आज ये इंडिया में इंडिया possible में कौन सा बहुत ज्यादा क्यों दूर रहा है? था वहाँ पे? बहुत अरे ज्यादा तो- दूर नहीं। कौन सा क्या बात कर रहे हो? कौन सा क्या बात केजरीवाल कर रहे नहीं हो चले गया जेल? कौन सा राहुल यहाँ- गांधी पे नहीं कर दिया था केस? वो तो जेल जाते जाते बचा नहीं, राहुल गांधी। देखो केजरीवाल के जेल जाने से, नहीं, केजरीवाल के जेल जाने, राहुल गांधी के जेल जाने से क्या लोग उसको वोट देना बंद कर दिया क्या? हाँ, मेरा क्वेश्चन है कि लोगों का वोटिंग राइट्स, हाँ, लोगों का वोटिंग राइट्स जब तक खत्म नहीं होगा, मैं उससे अभी नहीं क्या लोगों का फर्क वोटिंग राइट्स छीन लिया जाए, चेंज हो गया ना। हाँ? हाँ, लेकिन उससे perception क्या तो फर्क ये पड़ा? कि भाई नहीं परसेप्शन नहीं, मान लो बिहार में अगर लालू यादव है, सरकार right, चेंज हुआ क्या कि लालू नहीं यादव, हुआ? हाँ, क्या सरकार क्या चेंज चीज हुआ कि नहीं हुआ दिल्ली में? सरकार क्या ऐसा, उससे क्या फर्क पड़ता है भाई? भाई वो तो लोग चाहता तो सपोर्ट दे सकता है केजरीवाल को। जिसको सत्ता के लिए ही तो किया था ना, अबे लेकिन पावर के लिए ही तो किया था। पावर क्या? के लिए जब सत्ता चेंज हो गया, छोड़ दिया उसको जेल से, क्या केजरीवाल बिहार को। में नहीं, जेल से छोड़ दिया, तो इसमें सरकार के अगर जेल भेजने से, मान लो इसमें जो कहा था कि सरकार का ही इन्वॉल्वमेंट है जेल भेजने में, तो क्या इससे लोगों को वोट देने का राइट छीना गया? लोग चाहता तभी वोट दे सकते केजरीवाल को ना। चेंज हो गया ना। तो इमेज खराब किया ना, इमेज खराब किया, परसेप्शन चेंज change किया। किया ना। इमेज नहीं, इमेज खराब होने का बात नहीं है। मान लो बिहार में चुनाव होता है, राइट, चुनाव होता है ना, तो लालू यादव है, तो क्या लालू यादव उसको फैमिली के जेल जाने से क्या उनको वोट नहीं मिलता है? हाँ, ऐसा ही होता है मिलता है ना। भाई। perception कम change हुआ होता है है। ना, मिलता है। कम हुआ है ना, कम हो जाता है ना, कम हो जाता है कम तब हुआ। सरकार में नहीं आ रहा है। कम हो जाता है इसलिए सरकार में नहीं आ रहा है। नहीं, कभी कभार जेल जाने से लोगों को सिंपैथी भी मिलता है, यार पता होना चाहिए तुमको। अभी तो छोड़ो, सब लेकिन आनंद सिंह नहीं ना हो सकता है, जिस तरीके से बहुत बार, सब आनंद सिंह नहीं ना हो बहुत सकता। हाँ एग्जैक्टली, अनंत सिंह जेल जाने के बाद भी अगर जीतता है तो उसका रीजन है क्योंकि वो अपने क्षेत्र में बहुत ज्यादा लोगों के बीच में एक्टिव रहता है, काम करता है। तो अगर आप काम करते रहिएगा तो लोग आपको वोट देंगे, राइट। आपका मॉडल ही फ्रीबीज का है, आप पहले 5 साल सरकार में आते हैं, आप लोगों को कुछ फ्री बांट देते हैं, लेकिन सरकार के पास भी एक लिमिटेड फंड होता है। आप कब तक लोगों को फ्री बांटिएगा? अगले 5 साल में आए और मान लिया आप पहला बार में बिजली फ्री किए, पानी फ्री किए, बस फ्री कर दिए, तो लोग अगला बार क्या सोचेगा, कि मेरा जो है मेट्रो भी फ्री कर दे, हमको पैसा भी दे। अब अगला 5 साल में आपके पास बजट नहीं है, आप फ्री किए नहीं, तो आप हारिएगा। अगर आपको इतना ही था, मतलब काम किए होते तब नहीं आता। तुम्हारा ये परसेप्शन तो अब है ना, क्योंकि वो तुम दिख रहा है कि अरे नहीं एक सेकंड, वो तुमको दिख रहा है कि सिंगापुर ऐसा कर दिया तो तुम्हारा अपोजिशन खत्म हो गया और तुम ज्यादा इंडिपेंडेंटली काम कर पा रहे हो। लेकिन ठीक उल्टा भी तो हो सकता था, अगर अपोजिशन को तुम जेल में डाल दो और फिर इंडिपेंडेंटली काम करके और करप्ट बन जाओ, ये भी तो हो सकता था। करेक्ट, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ केसेस में क्या होता है कि जहां पे अगर सरकार वो काम ज्यादा बेटर तरीके से कर पाए, तो हम वहां देखते हैं कि ज्यादा बेटर डेवलपमेंट हो। चाइना में इतना डेवलपमेंट क्यों हो पाया, कभी सोचे हो?
नहीं भाई, फिर गलत तरीके पे जा रहे हो। चाइना में डेवलपमेंट इसलिए हो पाया या इसलिए नहीं हो पाया कि ऐसा नहीं है कि वो डेमोक्रेसी नहीं था इसीलिए, ऐसा है कि वहां का लीडर अच्छा था या आगे की तरफ काम कर रहा था। ये नहीं कि उल्टा भी तो कर सकता है ना। वहां का लीडर था कि वर्ल्ड को डोमिनेट करने के लिए पैसा चाहिए था, पावर चाहिए था, तो उसके लिए वो जो सबसे सटीक उपाय था मैन्युफैक्चरिंग, वो किया। वो तुम देखो टेक्नोलॉजी पे काम किया, रिसर्च किया। हम तुमको एक बेस्ट एग्जांपल देते हैं, सुन लो एक बेस्ट एग्जांपल देते हैं। अच्छा मान लो भारत में बुलेट ट्रेन बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? भाई ये नहीं, आइडियोलॉजी का गेम नहीं है, आइडियोलॉजी का गेम नहीं है। देखो ये मतलब कोई ऐसे डायरेक्ट आंसर हाँ और नहीं में नहीं हो सकता है, क्योंकि ये इंडिया का सिचुएशन बहुत ज्यादा अलग है कि बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। मतलब अरे मेरे भाई नहीं, आज से 20 साल पहले चाइना भी यही था, उसके पास भी लोग बुलेट ट्रेन बनाना शुरू किया। ठीक है, आज चाइना में मोबिलिटी कितना फास्ट है ना? लोग एक दिन में, अरे तो सिर्फ ट्रेन बना लेने से पूरा जो देश का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं हो जाएगा तुरंत। अच्छा अरे मेरे भाई एक चीज तो स्टार्ट करो। तुम ये बताओ कि मतलब यहाँ का जो ट्रेन है वो क्या 250, जो अभी एग्जिस्टिंग ट्रेन है वो 250-300 किलोमीटर चल सकता है ना स्पीड में, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उसको सपोर्ट करने के लिए। क्या बात करता है? जो तुम्हारा पटरी है वो अपग्रेड नहीं हुआ है, सपोर्ट नहीं कर रहा। एग्जैक्टली मतलब तो हमें क्या करना पड़ेगा? एग्जिस्टिंग ट्रेन है, जो तुम्हारा एग्जिस्टिंग ट्रेन है, अगर वो भी 200-250 के स्पीड में चलने लगेगा, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो जाएगा, तो फिर बुलेट ट्रेन के उसके बाद हम लोग बुलेट ट्रेन पे जा सकते हैं कि हाँ हम लोग अब 300 का स्पीड अचीव कर लिया, हम लोग 600 पे जाएंगे, 500 पे जाएंगे। लेकिन अभी साला 100 से आगे नहीं बढ़ पा रहे। वंदे भारत लॉन्च किया है, 120 का स्पीड है, साला जनशताब्दी चलता है 45, राजधानी चलता है तुम्हारा 120 का स्पीड में। रुको एक मिनट, एटलीस्ट वंदे भारत आया तो काम डाउन। देख एक चीज बता, ठीक है, तुम बोल रहे हैं कि अपोजिशन रोक रहा है या बाकी डेमोक्रेसी का ये जो फंडामेंटल्स है वो उसमें बहुत ज्यादा डिले हो रहा है, करेक्ट। बट एक चीज बताओ, जहाँ पे 80,000 करोड़ रुपया गंगा साफ करने के नाम पे तुम खर्च कर देते हो, जहाँ पे तुम्हारे पास रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी है और तुमको बस उसको एक्सपेडाइट करना है, करेक्ट, जहाँ पे तुम्हारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी रेडी है, उसको बस सही से देखभाल करना है, ठीक है, जैसे रेलवे स्टेशन हुआ या उसको साफ करना है या जो भी करना है, वहां पे तो ना अपोजिशन आता है, ना वहां पे तुम्हारा पावर का कोई कमी है, ना वहां पे ऑफिसर्स की कोई कमी है, ना वहां पे एम्प्लॉइज का कोई कमी है, तो फिर कहाँ चला जाता है वो चीज? वहां पे आता है ब्यूरोक्रेसी। तो भाई तो जब तुम्हारा सरकार है ना, एक सेकंड, जब तुम्हारा सरकार है, तुम्हारे पास पूरा छूट है कि तुम कोई भी चीज का ये मतलब कि नहीं होता है कि डिसीजन ले सकते हो, डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, तुम उसके लिए नियम कानून बना सकते हो, तुम्हारे पास सारा चीज है ना, उसमें तो कोई नहीं रोक रहा। तुम्हारा ब्यूरोक्रेसी भी तो नेता के अंडर आता है ना, जो भी वहाँ का जो सीएम है, जो भी तुम्हारा ये उसके अंडर ही आता है ना ब्यूरोक्रेसी। मतलब कोई भी चीज है जो काम करवाना है से जिसमें अपोजिशन कहीं भी रोल नहीं प्ले कर रहा है, वो भी तो नहीं दिखता ना। तब पूछा जाता है कि सिर्फ डेमोक्रेसी का दिक्कत है या और भी है कुछ दिक्कत। ठीक है, रुको अब अभिनय को बोलने दो। देखो पहला चीज जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस देश का वो है ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, और उसके बाद है डेमोक्रेसी। हम उसका एग्जांपल दे देते हैं, राइट। मान लो सरकार कोई काम करना चाहती है, एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, ठीक है। मान लो तुम्हारे जहां भी हम लोग रहते हैं, मेरे घर का एग्जांपल ले लो ना, हम लोग जहां रहते हैं वहां 3 बार नाली को मतलब सड़क को बनाया गया। रीजन क्या है? पहला बार सड़क बना दिया गया है, सेकंड बार क्या हुआ, सड़क को तोड़ के फिर नाली बनाया जा रहा है। फिर अभी क्या हुआ कि बिहार में बुडको करके आता है, बुडको कोई मतलब सरकारी कंपनी है, अब वो बना रही है। इससे हो क्या रहा है? ब्यूरोक्रेसी है भाई। एक बार फंड आया, दोबारा फंड आएगा, तीसरी बार फंड आएगा, राइट। तो जब फंडिंग आते रहेगा, लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि हमारा पर्सनल प्रॉफिट कब कैसे हो। अब अगर इसको खत्म कैसे किया जा सकता है, तो उसका बेस्ट एग्जांपल है दिल्ली में एरो सिटी। अगर कोई एरो सिटी दिल्ली में गया हो तो उसको पता होना चाहिए, दिल्ली में एरो सिटी करके एक जगह है, वहां जाओ, वो प्राइवेटली मेंटेन्ड है। अब अगर कहा जाए, मान लो इंडिया में कि हम जितना भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसको प्राइवेटली मैनेज करने के लिए दिया जाए, मान लो, क्या पॉसिबल है? अगर सरकार से सोचती है तो नहीं पॉसिबल है। इवन सरकार भी नहीं। तुम बोल लिया ना, अब जरा नीलेश को बोलने दो, उसके बाद फिर तुम्हारे पे वापस आता है। देखो अभी तुम बोला ना कि ब्यूरोक्रेसी का दिक्कत है। ब्यूरोक्रेसी किसके अंदर है? डायरेक्ट केंद्र सरकार के या राज्य सरकार के, करेक्ट? तो हाँ, मतलब कि कोई भी सरकार के अंदर, तो वो चाहे तो उस चीज को फिक्स किया जा सकता है, करेक्ट। वहां पे तो ऑपोजिशन कहीं भी, तुम्हारा डेमोक्रेसी कहीं भी दिक्कत नहीं कर रहा है। और तुम बोल रहे हैं कि हर चीज प्राइवेटाइज कर देना एक सॉल्यूशन है, तो क्या बाकी कंट्री भी ऐसा करता है? हर चीज प्राइवेटाइज, मतलब कि तुमसे नहीं समझ रहा है तो तुम प्राइवेटाइज कर दोगे, ये कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ ना। इन्वेस्ट किया चाइना नहीं, लेकिन तुमसे नहीं, एक सेकंड, इन्वेस्ट तो चाइना किया है, तब तो आज इतना डेवलप नहीं। अगर तुमसे कोई चीज नहीं समझ रहा है तो तुम प्राइवेटाइज कर दोगे, ये कहाँ सही है? देखो हमको क्या लगता है ना कि जैसे मान लो कि कोई चीज मतलब देखो मान लो कि सरकार
सरकार के पास अगर किसी चीज़ का प्रॉपर डिपार्टमेंट नहीं है, ऑफिसर नहीं है, अगर वो डिपार्टमेंट का काम अगर वो प्राइवेटाइज कर देता है कि हाँ ठीक है, मेरे पास इसका एक्सपर्टीज नहीं है तो तुम मैनेज करो। लेकिन जब सरकार के पास सारा एक्सपर्टीज है, प्रॉपर डिपार्टमेंट है, फुल्ली फंक्शनल डिपार्टमेंट है, उसके बाद भी तो मतलब तब काम होना चाहिए ना। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि उसको भी हम प्राइवेटाइज कर दे। अगर डिपार्टमेंट नहीं होता है, एक्सपर्टीज नहीं होता है, तब तुम उसको एक्सपोर्ट करो, काम को समझ में आता है। लेकिन अगर तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास डिपार्टमेंट है, सारा काम हो रहा है, सारा काम करने के लिए लोग अवेलेबल है, तुम उसको सैलरी दे रहे हो हर महीना, तुम रिटायर होने के बाद पेंशन भी दे रहे हो, उसके बाद भी अगर तुम कह रहे हो कि फिर हमको ये चीज प्राइवेटाइज करना होगा, तो ये तो मतलब कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर ही है फिर। तो प्राइवेटाइजेशन क्यों होना चाहिए और डेमोक्रेसी का प्रॉब्लम क्या है? मान लो देश का बुलेट ट्रेन छोड़ दो, ठीक है, उसमें बात में चल जाएगा। इस देश का नेशनल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है कि नहीं? इस देश का नेशनल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है कि नहीं? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है उसमें। हाँ बिल्कुल है। तो तुम्हारे हिसाब से इस देश में इन्फिल्ट्रेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इलीगल इन्फिल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, राइट? चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। भारत सरकार एक रूल लेके आती है कि देश का जितना भी बॉर्डर है, जो लैंड बॉर्डर है, उसका फेंसिंग किया जाएगा, एक्सेप्ट नेपाल और भूटान, ठीक है, किया जाएगा। बांग्लादेश के साथ किया जाएगा। बांग्लादेश में त्रिपुरा, मेघालय से लेके पूरे असम तक ये फेंसिंग हो चुका है। सिर्फ वेस्ट बंगाल में नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट जो है वहां जमीन नहीं देना चाहती है। क्यों? क्योंकि दे आर एंटी, क्योंकि उनका जो वोटिंग पैटर्न है मोस्टली बांग्लादेशियों से भरता है। हम तो यूरोप नहीं चलते हैं। आज यूरोप जो है सबसे बड़ा किस चीज से प्रॉब्लम है? नहीं, यूरोप आज के समय सबसे बड़ा प्रॉब्लम किस चीज से जूझ रहा है? यूरोप जूझ रहा है इलीगल इमिग्रेंट्स है। वहां पे लोग ग्रूमिंग गैंग करके जो शब्द है वहां हो क्या रहा है कि जो मतलब रिलीजन छोड़ दो, जो भी लोग हैं वहां पे 16 साल 17 साल की लड़कियों के साथ क्या क्या हो रहा है, इवन लंदन में, पूरे यूरोप में हो रहा है। वहां का राइट विंग पार्टी ये बोल रहा है कि हमें इनको हटाना पड़ेगा, बट जो पार्टी सरकार में है वो चाहती है कि इनका हम वोटर आईडी कार्ड बना कर रखे हुए, तो हमको वोट मिलेगा, हम सरकार में रहेंगे। ये प्रॉब्लम है डेमोक्रेसी का। अरे नहीं, सरकार में रहने के लिए अभी भी मुद्दा से भटक रहे हो। नहीं, हम बोल रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी एक अलग चीज है। हम क्या बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल मैटर में जहां पे अपोजिशन का कोई रोल भी नहीं है, जहां पे अपोजिशन का कोई भी रोल नहीं है, तुम इंडिपेंडेंटली सरकार चला रहे हो और सरकार तुम्हारा कंट्रोल कर रहे हो, तुम ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल कर रहे हो, तुम बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल कर रहे हो, वहां पे फेलियर क्यों है? हाँ, वहां फेलियर क्यों बता देते हैं। देखो प्रॉब्लम क्या है, दो चीज, माइंडसेट, ठीक है। हम तुमको एग्जांपल लेते हैं। आज तुम कहां जॉब कर रहा है? आईटी सेक्टर में जॉब कर रहा है, राइट? आईटी सेक्टर में जॉब कर रहा है ना? मतलब सुन लो पहले ध्यान से। वहां तुम जॉब करता है, वहां तुमको पता है कि तुमको एक सर्टेन टास्क मिला हुआ, तुमको जीरा या जो डॉस पे टिकट मिला, तुमको उसको रिजॉल्व करना है, राइट? तुम अगर उसको रिजॉल्व नहीं करेगा तो क्या किया जाएगा? कंपनी तुमको 1 महीना 2 महीना ढोएगी, फिर बेंच पे डालेगी और कंपनी तुमको निकाल देगी। क्या करेगी? कंपनी तुमको निकाल देगी, राइट? तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है? यहां है तुम्हारे पास ऑप्शन कि तुम दूसरे कंपनी में जा सकते हो, राइट? कंपनी तुमको निकाल देगी, मतलब तुम अकाउंटेबल हो, अब ब्यूरोक्रेसी का प्रॉब्लम क्या है कि अगर कोई एक आदमी सरकारी नौकरी में 20-25 साल की उम्र में चल जाता है तो उसके दिमाग में है कि 60 साल तक कोई उसको निकालेगा नहीं। हम तो सिर्फ डायरेक्ट टिकट का बात किए हैं। अगर मान लो कोई आदमी कंपनी का कोई रिसोर्स या कोई कंपनी का कोई डाटा लीक करते हुए पकड़ा जाता है तो कंपनी उसको निकाल देती है, राइट? बट अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में करप्शन करते हुए पकड़े गए तो आपको 6 महीने के लिए सस्पेंड किया जाएगा और फिर से आपको जो है ड्यूटी पे लाया जाता है। मतलब अब पकड़े जाने के बाद भी इससे निकाल लिए जाते हैं और आप अकाउंटेबल नहीं है। अब दूसरा चीज, प्राइवेटाइजेशन क्यों होना चाहिए? पहले अकाउंटेबिलिटी, और दूसरा चीज ये है कि जब मान लीजिए आपके पास एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं कि बीएसएनएल का, ठीक है, इंडिया में भारत संचार निगम लिमिटेड 1947 जब से चल रहा हो, एमटीएनएल ये भारत सरकार की कंपनी थी। ये 90s इवन 2000 तक चलती रही। उस समय 5 रुपया आउट गोइंग और 3 रुपया इनकमिंग हुआ करता था। तब रीमाई ना, वो छोड़ दो, इवन हम 2016-17 तक हम लोग बात कर लेते हैं, उस समय हम लोग को 1 GB इंटरनेट का 200 रुपया देना पड़ता था। लेकिन फिर उसके बाद जियो आया, उसने मार्केट को डिस्टर्ब किया, मतलब मार्केट में कंपटीशन बढ़ा, राइट? आज हम जिस रेट पर कर रहे हैं बिल्कुल बढ़ा। आज इंडिया में 3 बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और जियो। 10 था, लेकिन आपको किस लेवल को फर्क मिल रहा था? आप अकाउंटेबिलिटी और कंपटीशन नहीं है। वहां पे 2 चीज आता है। ओके ठीक है, बोल लो। और एक और सुन लो, जैसे तुम एग्जांपल लेते हैं, आज से लगभग मतलब जितना साल हो गया, 50-60 साल जो भी है, तब से भारत के पास एक कंपनी है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये 1930s के आसपास स्टैब्लिश की गई थी, बेंगलुरु के आसपास, मैसूर बेंगलुरु के आसपास स्टैब्लिश की गई थी। आज तक वो एक प्लेन नहीं बना पाया है। हमको आज भी यूएस का या लॉकहीड मार्टिन यहाँ से प्लेन लेना होता है, या रशिया से लेना होता है, या फिर फ्रांस से लेना होता है। सेम चीज यूएस में 2 कंपनीज है, बोइंग और लॉकहीड मार्टिन, दोनों प्राइवेटाइज हैं और दोनों जो है कंपटीटिव है। यहाँ HAL में क्या है, कोई कंपटीशन ही नहीं है। उनको पता है सरकार हम ही को ठेका देगी,
जब तक उनके, इसलिए सरकार जो है 5th जनरेशन के लिए 4th जनरेशन का प्लेन जो है तेजस, सरकार कही है कि हम ठीक है HAL को दे चुके हैं, लेकिन जो 5th जनरेशन का है एमका जिसको बोलते हैं, सरकार ये कही है कि हम इसको प्राइवेट प्लेयर्स को लेके आएंगे। रीजन क्या है? HAL काम ही नहीं करना चाहती है, कंपटीशन ही नहीं है। तो जब तक आप लोगों को कंपटीशन नहीं दोगे, अकाउंटेबिलिटी नहीं दोगे, सिंपल सा एग्जांपल है, आज आईटी सेक्टर में बहुत लोग अनसिक्योर फील कर रहा है, वो लोग एआई की तरफ मूव करना चाहता है। क्यों मूव करना चाहता है एआई सीखने के लिए? क्योंकि उनको पता है कि हमको अगर मार्केट में रिलेवेंट रहना है तो अपने आप अपग्रेड करना है। बट क्या सेम चीज एक गवर्नमेंट सेक्टर का एम्प्लॉय करता है? नहीं करता। आज तुमको 50 यहीं पे हमारे स्पॉन्सर स्केलर नहीं 50-55 साल का जो बैंक का एम्प्लॉय, सरकारी जो एम्प्लॉय होता है, आज उसको कंप्यूटर चलाने नहीं आता है, लेकिन वो काम कर रहा है। क्यों काम कर रहा है? उसको सैलरी मिल रही है, लेकिन उसको चलाना भी नहीं आता है, वो बैठा हुआ। क्या चीज पॉसिबल आईटी सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में? नहीं, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी है। तो आप अकाउंटेबल बनाइए। अगर सरकारी एम्प्लॉय अगर एक उसके लिए कुछ किया सकता है ना। नहीं अगर तो फिर अगर ऐसा है क्यों नहीं अकाउंटेबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है। दो चीज सुनो दो चीज पूछ सकते हैं ना इसमें। एक तो जैसे तुम बोला कि जियो आया तो मतलब कंपटीशन आया और रेट कम हुआ या जो भी हुआ। एक चीज और भी है ना इसमें, इसी कड़ी में एक चीज और है कि तुम आइडिया वोडाफोन के लिए, ठीक है, बहुत सारा कर्जा माफ कर सकते हो और उसको वो लाइसेंसिंग वगैरह दे सकते हो कि तुम 5G का टावर लगाओ और ये करो वो करो, ठीक है। लेकिन तुम उसी चीज के लिए BSNL को क्यों नहीं रिवाइव कर सकते? क्या दिक्कत आ रहा है कि वो 5G का सिग्नल अभी भी नहीं आता BSNL का? तो इसका ये मतलब नहीं है ना कि देखो तुम क्या है ना कि अंडरकट करके, सरकारी कंपनी को अंडरकट करके प्राइवेट कंपनी को बढ़ावा दोगे, ये तरीका गलत है। तरीका ये होना चाहिए कि सरकारी कंपनी को तुमको सही रखना है और बाकी कंपटीशन को, जो प्राइवेट प्लेयर है, उसको कॉम्पिटिटिव मतलब इन्वायरमेंट देना है कि भाई तुमको भी उसी लेवल पे लाना है जो मेरा है, करेक्ट। बट यहाँ पे क्या होता है ना कि अंडरकट होता है। पहला बात सुन लो कि यहाँ पे एम्प्लॉय का कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एम्प्लॉय के लिए VRS सिस्टम आया था, उस जितना भी एम्प्लॉय को जाना था वो चला गया, ठीक है। अब बहुत ज्यादा कम स्टाफ है, अंडर स्टाफ नहीं करें, बहुत ज्यादा कम स्टाफ है जो कि इफिशिएंट नहीं वर्कफोर्स था, तो वो निकल गया है। लेकिन तुम्हारे पास बजट नहीं होने के कारण, तुम्हारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने के कारण लोग नहीं है वहां पे, लोग नहीं है तो सर्विस नहीं है वहां पे, करेक्ट। तो वो धीरे धीरे किया गया है, ऐसा नहीं है कि वो पहले से ही ऐसा था, ठीक है। 2G के बाद तुम 3G नहीं दिए, 3G के बाद 4G नहीं दिए, 4G के बाद 5G नहीं दे रहे हो, तो ये दिक्कत है भाई। तुमको तो लेटेस्ट चाहिए ना, लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट, करेक्ट। तो उससे तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम सरकारी कंपनी का सिम यूज कर रहे हो या प्राइवेट कंपनी का, ठीक है। दूसरा चीज कि तुम जो बोले ना कि अभी किसी को डर नहीं होता या किसी को ये नहीं है, तो भाई या प्राइवेट प्लेयर को लाना चाहिए HAL की जगह पे, करेक्ट। तो ये अपोजिशन नहीं मना कर रहा है। तुम अगर बात कर रहे हो अभी कि प्राइवेट प्लेयर आना चाहिए, तो पहले भी तुम बात कर सकते थे कि ये प्राइवेट प्लेयर आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत हो रहा है। मतलब कि जो भी सॉर्ट आउट करना है, हम ये कर रहे हैं कि जहां पर डेमोक्रेसी का बात आता है ना, वहां पे तुम ये बोल सकते हो कि डेमोक्रेसी का दिक्कत है। लेकिन जहां पे सरकार डायरेक्ट कंट्रोल कर सकता है कोई चीज को, और वहां पर भी तुम प्रॉब्लम गिना रहे हो, तो प्रॉब्लम फिर वो पूरे सिस्टम में है, ना कि सिर्फ डेमोक्रेसी एज अ कॉन्सेप्ट में। डेमोक्रेसी में जहां जहां भी है वहां प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आप अगर यूएस या चाइना का सिस्टम देखिए, तो वहां ब्यूरोक्रेसी नहीं है, वहां ब्यूरोक्रेसी का लेवल ही अलग है। इवन डोनाल्ड ट्रंप भी जो है रिसेंटली, उसने क्या कहा कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम यूएस का क्या है? ब्यूरोक्रेसी है, राइट। आप रिसेंट स्टेटमेंट सुनोगे तो यूएस में क्या बोला वो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? यूएस का ब्यूरोक्रेसी। उसने क्या किया अभी, जो यूएस का जो डिफेंस है, क्या पेंटागन बोलते हैं ना, पेंटागन में उसने जितने बड़े बड़े कंपनी के CTOs है, चीफ टेक्निकल ऑफिसर्स, उनको हायर करना शुरू किया है। और जो पुराने जनरल्स और वो क्या कहते हैं IAS ऑफिसर जो वहां होता होगा, ब्यूरोक्रेट्स, उनको फायर करना शुरू किया है। इंडिया में पॉसिबल है? अब तुम कह रहे हो कि हम बताते हैं, मान लो जैसे एक आदमी IAS एग्जाम दिया, ठीक है, IAS एग्जाम दिया, वो IAS एग्जाम दिया और काफी कैपेबल रहा होगा, नहीं वो काफी कैपेबल रहा होगा, बट वो जरूरी नहीं है कि वो हर चीज में कैपेबल रहा हो। पॉइंट है ना कि सस्पेंड तो किया सकता, भारत सरकार सस्पेंड क्यों नहीं कर देते उनको? रिसेंटली अगर वो परफॉर्मेंस की बेसिस पे तुम करना चाह रहे हो तो उनको सस्पेंड ये आधार कार्ड या फिर उसके बाद जो NPCI है, जब तुम परफॉर्मेंस के बेसिस पे करप्शन के ट्रांसफर कर सकते हो, सस्पेंड कर सकते हो, बाकी चीज क्यों नहीं कर सकते हो? नहीं, अगर देखो आज हम तुमको एक सिंपल सा एग्जांपल, आज हम तुमको एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं। पावर में रह के अगर वो करप्शन कर रहा है ब्यूरोक्रेट, तो उसको सस्पेंड करके बस सैलरी देना इज नॉट चीपर देन कि उसको किसी पोस्ट पे रख के पावर दे देना जहां पे वो और करप्शन करके और घाटा कर सके। उससे बेटर है ना कि उसको सस्पेंड करके रख दिया जाए। तो तुम कम से कम बस उसको सैलरी दोगे, करप्शन तो नहीं करने के चांसेस कम करोगे तुम उसके। अरे तुम सिंपल एग्जांपल देखो ना, तुम अपने कंपनी में छोटे एम्प्लॉय हो, राइट। मान लो तुम्हारा प्रोजेक्ट मैनेजर एक अच्छा पोजीशन पे होता है, ठीक है। एक प्रोजेक्ट मैनेजर को टिकट दिया, मान लो तुमको एक टिकट दिया गया जीरा पे, बोला गया रिजॉल्व करो, तुम अगर उसको रिजॉल्व नहीं करोगे। अरे लेकिन तुम ये समझो ना,
एक सेकंड कंपनी वहां पे क्या है ना कि ऑप्शंस हैं, ठीक है, और वो ऑप्शंस को क्या होता है ना, जैसे मतलब कि मैं काम नहीं करूंगा तो कोई और काम करने के लिए तैयार है, करेक्ट, और वो नहीं काम करने के लिए तैयार है तो कोई और काम करने के लिए तैयार है, और ये चीज बहुत ज्यादा जल्दी होता है, करेक्ट। लेकिन ये कोई सॉल्यूशन नहीं होता है कि किसी एम्प्लॉय को निकाल देना इज नॉट एन सॉल्यूशन। कोई तो कोई करेगा ही ना उसको। सॉल्यूशन के लिए तुमको कंपनी का एम्प्लॉय को निकालना सॉल्यूशन नहीं है, सब बार ऐसा नहीं होता है। क्योंकि दूसरे एम्प्लॉय को लेना भी तो एक कॉस्ट पड़ता है ना कंपनी को, वो कॉस्ट कौन बेयर करेगा? वो एकदम एक्सट्रीम एंड में होता है कि ये बंदा से कुछ भी नहीं हो रहा, तब जाके उसको निकाला जाता है, ठीक है। हाँ, तो ये सॉल्यूशन नहीं है कि तुम ऐसे निकाल दो। सॉल्यूशन ये है कि तुम उसको और कॉम्पिटेंट बनाओ कि हाँ भाई ये काम कर सके, और उसके लिए ट्रेनिंग होता है, उसके लिए ट्रेनिंग होता है, उसके लिए बहुत सारा कोर्सेस होता है भाई, वो करवाओ। बोलो कि तुमसे नहीं हो रहा है तुम ये करो, बहुत सारा सस्ता पड़ेगा, बहुत सारा ट्रैकिंग मैकेनिज्म भी बना हुआ है, इंप्लीमेंट तो करो। नहीं वो सब चीजें ठीक है, बट द थिंग इज कि देखो सरकारी एम्प्लॉइज में क्या है ना कि उनमें कोई ऐसा डर ही नहीं है, या फिर होता है ना कि वही बात है, मतलब कि वो लोग का डर नहीं है वो लोग के अंदर, उनको बस ये लगता है कि दे आर हां, बस वो उन लोग का माइंडसेट ऐसा हो जाता है ना, वो क्यों नहीं तो वो क्यों जब अरे नहीं तो वो ऐसा इसलिए हो पाता है ना, ऐसा इसलिए हो पाता है कि सरकार ही नहीं चाहता है, समझ रहा है। सरकार अगर चाहता है ना तो एक छोटा सा एमएलए एमपी भी तुमको किसी को भी ट्रांसफर करवा के 10 दिन में विदा कर देता है कि नहीं भाई ये काम नहीं कर पा रहा है, निकलो यहाँ से, समझ रहे हो तुम। तो जब तुम ट्रांसफर करवा सकते हो, अरे यार पावर में तो वहां पे पब्लिक नहीं देख रहा है ना, वहां पे पब्लिक क्या कर रहा है, पब्लिक का भाई वहां पे कुछ है ही नहीं, पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है ना, पब्लिक का रोल है ना अपोजिशन का रोल है। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसे काम करवाता है। देख मैनेजर का काम है ना, मैनेजर का काम ये नहीं है कि काम करवाना, हाँ मैनेजर का काम ये नहीं है कि अरे कोई काम नहीं कर रहा है या कोई काम नहीं करना चाह रहा है तो उसको निकाल दो। मैनेजर का ये काम नहीं है, मैनेजर का काम ये नहीं होता है। मैनेजर का काम है, मैनेजर को काम है कि काम कैसे निकलवाया जाए, काम कैसे करवाया जाए, दैट्स द रोल। उसको ट्रांसफर कर दो, उनको फायर कर दो। जो तुम एग्जांपल दे रहे हो ना विनय, वो बहुत एक्सट्रीम एंड है, किसी भी प्राइवेट प्लेयर में या किसी भी सरकारी में वो एक्सट्रीम एंड है। तो मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि तुम जो कह रहे हाँ कि तुम अकाउंटेबिलिटी, पहला बात अकाउंटेबिलिटी, और दूसरा चीज है कि लोगों को डर, करप्शन, ये सब चीजों का। मान लो अगर तुम एक कंपनी में हो, तुमको लैपटॉप मिला हुआ है तो तुमको प्रिवेसी का डाटा दिया जाता है, प्रिवेसी पॉस ये सब चीजों का दिया जाता है। इसके अगर तुम इसके अगेंस्ट गए तो तुमको जो है कंपनी फायर कर देगी। तो प्रिवेसी कैसे हो सकता है कंपनी का डाटा मतलब करप्शन? तुम जो बोल रहे हो ना वो बहुत एक्सट्रीम एंड है। हम क्या बोल रहे हैं ना कि तुम जो काम नहीं कर पा रहे हो, प्राइवेट सेक्टर, वो काम भाई प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत नॉर्मल चीज है। ठीक है, लेकिन अरे भाई काम नहीं प्राइवेट सेक्टर में तो ले ऑफ ऐसा होता है, काम किया ना, यहाँ पे प्राइवेसी की बात नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में ले ऑफ ऐसे होता है। नहीं भाई, अगर तुम काम नहीं कर रहे हो ना तो पहले तुमको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर नहीं काम कर रहे हो तो तुमको किसी के अंडर काम करवाया जाता है। नहीं काम कर रहे हो तो तुमको रिपोर्ट बनाया जाता है। नहीं काम कर रहे हो तो तुम्हारा बहुत सारा एनालिसिस होता है। 2 महीना 4 महीना 5 महीना वही तो सरकार है, पता है जब तुम कोई सरकारी नौकरी ज्वाइन करते हो ना, सरकार काम नहीं कर रही, ठीक है, मान लो सरकारी नौकरी ज्वाइन करता है तो सरकार का हाथ पांव क्या है, ब्यूरोक्रेसी है ना। आप ब्यूरोक्रेसी में जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं लाएंगे, तो उन लोग का ट्रेनिंग भी 2-3 जिस साल तरीके से ट्रेनिंग होता है, अकाउंटेबिलिटी नहीं लाएंगे, 5 साल का आपका प्रोबेशन काम पीरियड नहीं होता है होगा। उन लोग का। अरे तो भाई आपका काम वैसे ही होता रहेगा। देख कोई भी सरकार हो, कंपनी हो, कोई भी हो, आदमी से ही काम होता है। अगर मान लो कि मैनेजर ही करप्ट है तब क्या कर लोगे प्राइवेट कंपनी में? तो उसका भी सबका इलाज है ना। तुम ये बताओ ना तुम कि मतलब कि फ्रीबीज देना ज्यादा सस्ता पड़ता है कि डेवलपमेंट ज्यादा सस्ता पड़ता है? अगर तुम 5 साल का कॉस्ट अगर जोड़ के चलो तो डेवलपमेंट में इतना कॉस्ट लग रहा है और फ्रीबीज देने में इतना कॉस्ट लग रहा है, तो फ्रीबीज तो सस्ता ज्यादा क्या पड़ता है? आप पूछोगे कैसे फ्रीबीज कैसे सस्ता पड़ रहा? डायरेक्ट फायदा पड़ता है ना, सस्ता पड़ता इंस्टेंट है कि इंस्टेंट लोगों को फ्रीबीज सस्ता नहीं पड़ता है। नहीं इंस्टेंट लोगों को दिखता है, और मान लो डेवलपमेंट करने जाएंगे उसमें करप्शन इतना ज्यादा हो जाता है कि वो ज्यादा महंगा पड़ जाता है। बात तो सही है। मैंने की अभी मीम देखना है, ऑपरेशन धुरंधर पोस्ट क्रिकेट, बहुत मस्त मीम है। दिन ऐसा है, टीम इंडिया में होना जरूरी नहीं है। रचिन सोडी आप दोनों न्यूजीलैंड जाएंगे, ओके सर, वहाँ की टीम में भर्ती होंगे। केशव आप साउथ अफ्रीका जाएंगे, ओके सर। हारिस आप पाकिस्तान के लिए निकलोगे, ठीक है सर। वहाँ आपको हमारा एक एजेंट मिलेगा जो आपको टीम में सेलेक्ट करेगा। लेकिन सर मैं उसे पहचानूंगा कैसे? पूरी टीम में 100 की स्ट्राइक रेट से एक वही खेलता है, उसका कोड नेम है किंग, ठीक है सर। आप ओमान जाएंगे, ओके सर। आप जिम्बाब्वे जाएंगे, यस सर। और आप अफगानिस्तान निकलेंगे, ओके सर। कितने बचे? हम 11 बचे हैं सर। आप 11 की 11 यूएसए जाएंगे, ठीक है सर। और वहाँ एक अलग टीम बनाएंगे। बड़ी टीम ऑस्ट्रेलिया को टैकल करेंगी, पाकिस्तान को हराने के लिए छोटी टीम ही काफी है। याद रहे, अगर इन्होंने सपने में भी इंडिया को हराने का सोचा तो इनके सपने में हम बैठे नजर आने चाहिए। चीयर्स टू ऑपरेशन धुरंधर।
हाँ भाई, न्यूजीलैंड के साथ जब मैच हुआ था इंडिया का, था रचित रविंद्रन भाई 1 रन पे आउट हो गया था। हारिस राव का है, बोलता नहीं हारिस राव पाकिस्तान जाओ, तो बोला कि वहां तुमको मेरा एजेंट मिलेगा और 100 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते रहेगा। दूसरा जो सुनो ना, सॉरी हाँ, वो मुझे ना कैश की जरूरत थी एक्चुअली, मैं इधर आया हुआ था, थोड़ा मेरे को कैश ऑनलाइन चलता नहीं है ना इधर पे। आपके पास कैश है क्या कुछ? तो आप मुझे दे सकते हो क्या? मैं आपको ऑनलाइन पेमेंट करता हूँ। 200 भी दे दोगे चलेगा? ओके हाँ 200। ATM पे 200 ओके थैंक यू सो मच। हो गया आपका पेमेंट? हो गया पेमेंट आपका? हो गया। वो मेरा मोबाइल ही ऐसा है। इसके PUCC एक्सपायर 1 साल हो ये चीज आपको जानकारी दूं या किसी और को कंप्लेंट आना? आपके पास मशीन है, आप फाइन नहीं मार सकते। आपकी जो व्हीकल से भाई यही कर